फ्रेंड्स, मैं श्री राम कॉलेज से सविता बिश्नोई आपकी ऑनलाइन क्लासें लेने जा रही हूँ। कल हमने बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर के 2 यूनिट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट यूनिट के मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए और सेकेंड यूनिट के टॉपिक। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया कि आप क्या पढ़ोगे। राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण और व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और अन्य समाज विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध, जिसमें हमने राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध और राजनीति विज्ञान के इतिहास के साथ संबंध, इन टॉपिक्स के बारे में बताया। फिर हमने कल देखा कि सेकेंड यूनिट में हम किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम सामाजिक समझौता सिद्धांत की अवधारणा, विकासवादी सिद्धांत, आंगिक एकता का सिद्धांत, संपूर्णता का सिद्धांत और लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में मैंने आपको बताया। आज थर्ड यूनिट में आप कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करोगे, इस बारे में फर्स्ट पेपर बुक का नाम मैंने कल भी बताया और आज भी बता रही हूँ। पेपर फर्स्ट है, बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। थर्ड यूनिट में हम अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है शक्ति, दूसरा टॉपिक है सत्ता, तीसरा टॉपिक है वैधता, वैधता या औचित्यपूर्णता, इसी थर्ड यूनिट में आगे हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे अधिकार, पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे स्वतंत्रता, छठा टॉपिक पढ़ेंगे समानता, सातवां टॉपिक पढ़ेंगे न्याय। अब इन टॉपिक्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, बाकी डिटेल में हम जैसे शक्ति का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, शक्ति के स्रोत, शक्ति कहाँ अधिवास करती है, शक्ति की सीमाएं, ये पूरा डिटेल में हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। जैसे शक्ति क्या है, एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे, यानी जहां तक हम अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित कर सके, निर्देशित कर सके, विनियमित कर सके, उसी को हम क्या कहेंगे शक्ति यानी पावर। यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वो पावर नहीं कहलाएगी। तो शक्ति में हम क्या कहेंगे, इच्छा के अनुसार दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित और विनियमित कर सके, नियंत्रित, निर्देशित और विनियमित कर सके, उसे हम क्या कहेंगे शक्ति। फिर आते हैं अगला टॉपिक सत्ता। सत्ता क्या होता है, शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है।
क्या कहेंगे एक लाइन में? अगर कोई आपसे पूछे सत्ता क्या होती है तो आप कहोगे शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। यानी आपकी सत्ता कितनी तभी प्रभावपूर्ण होगी, तभी जितने ज्यादा लोग उसे मानेंगे या स्वीकृति प्रदान करेंगे। फिर हम आते हैं अगले टॉपिक में, थर्ड यूनिट का वैधता। वैधता यानी औचित्यपूर्णता, यानी आपकी सत्ता कहाँ तक वैध है, कहाँ तक जनता और समाज के हित में है, यानी आपके कार्य और नीतियां सामान्य जन द्वारा कितनी मात्रा में स्वीकृत किए जाते हैं। जितनी अधिक मात्रा में जनता द्वारा स्वीकृति प्रदान होगी उतनी ही आपकी सत्ता क्या होगी? वैध यानी औचित्य यानी महत्व रखेगी। यानी इसमें क्या है? जनता की भागीदारी। जनता की भागीदारी कह लो, जनता की स्वीकृति कह लो, अधिकतम होनी चाहिए। जितनी अधिकतम जनता की स्वीकृति होगी उतनी ही आपकी वैधता, सत्ता की वैधता मानी जाएगी। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे शक्ति, सत्ता और वैधता का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, कहाँ तक, उसके प्रकार और सीमाएं और वर्तमान समय में शक्ति, सत्ता और वैधता अपना कितना महत्व रखती है। थर्ड यूनिट में ही आगे फोर्थ टॉपिक आप पढ़ोगे अधिकार। अधिकार क्या होता है ये तो सभी बच्चे जानते ही होंगे। अधिकार क्या होते हैं? यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि मानसिक विकास। ठीक है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार आवश्यक है। इनके बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। यानी व्यक्ति अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन का उपभोग नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार होने आवश्यक है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, कैंडिडेट के रूप में नियुक्त होने का अधिकार। इसके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। अगला टॉपिक अपना हम आते हैं स्वतंत्रता पे। ये भी अधिकार से संबंधित ही है। यानी जब तक बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। हम क्या कहेंगे? स्वतंत्रता किसे कहेंगे? बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, बंधनों का अभाव। यानी हम कहेंगे कि स्वतंत्रता में यानी व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग इस प्रकार करे कि वे दूसरों में बाधक ना बने, तभी सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। अगला अपना टॉपिक है छठा समानता। ये 20 से रिलेटेड है। समानता में आप क्या पढ़ोगे? समानता का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, समानता के प्रकार, क्या वर्तमान में
है या नहीं। समानता में यानी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, पुरुष, स्त्री, अमीर और गरीब के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा। यानी एक निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। समानता में क्या लिखेंगे? व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा। ना कि वो किस जाति का है, धर्म का है, स्त्री है, पुरुष है, अमीर है या गरीब है। अगला टॉपिक अपना है न्याय। प्राचीन समय से लेकर प्रारंभिक काल से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में न्याय की अवधारणा का वर्णन किया जाता रहा है। राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य से लेकर वर्तमान अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। प्रारंभिक समय में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने न्याय की अवधारणा का उल्लेख किया है और वर्तमान में मैक्स वेबर ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। न्याय के अभाव में क्या होगा? व्यक्ति कुंठित हो जाएगा। ये राज्य द्वारा पारित और समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। न्याय क्या होते हैं? समाज के लिए उपयोगी, समाज के लिए उपयोगी होते हैं। न्याय के बिना व्यक्ति क्या है? कुंठित हो जाता है और ये क्या होता है? राज्य के द्वारा न्याय राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं और समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। न्याय राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं और समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। और राज्य का दायित्व बनता है कि वो असामाजिक तत्वों को दंडित भी करे। असामाजिक तत्वों से जनता की रक्षा करे। हमने पढ़ा थर्ड यूनिट के टॉपिक शक्ति, सत्ता, वैधता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बारे में। अब हम आगे चलते हैं अगली यूनिट पे। उसमें हम पढ़ेंगे सरकार के अंग,
सरकार के अंग, सरकार के अंग में हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकार क्या होती है। जहां तक हम अपनी इच्छा के अनुसार यानी कार्य कर सके, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। राज्य की, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सरकार सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सरकार किसे कहेंगे। राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संस्था या संगठन द्वारा होती है उसे हम क्या कहते हैं? सरकार। राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संस्था या संगठन द्वारा होती है उसे हम क्या कहेंगे? सरकार। राज्य तो एक अमूर्त संगठन है, उसको मूर्त और व्यवहारिक रूप कौन देता है? सरकार। सरकार के फिर हम आगे 3 अंग पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को हम संसद भी कह देते हैं, इसका दूसरा नाम संसद। व्यवस्थापिका सरकार का पहला और सबसे प्रमुख अंग है। व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका यानी संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन लोकसभा, राज्यसभा। जनता की प्रतिनिधि सभा कौन सी होगी? लोकसभा, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। तो इसमें आएंगे राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। फिर दूसरा टॉपिक कार्यपालिका। यह सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य किसको होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का नाम आते ही हमारे दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि ये देश पर शासन करने वाला अंग है। इसमें राष्ट्रपति नाममात्र का, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक शासक होते हैं। तीसरा टॉपिक है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों को देश में लागू करना यानी प्रशासन चलाना। और न्यायपालिका इस आधार पर लोगों को न्याय प्रदान करती है, यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून वैध है या अवैध है, जनता के हित में है या नहीं है, इसकी जांच कौन करता है? न्यायपालिका। न्याय के संवैधानिकता की जांच कौन करता है? न्यायपालिका। ये तो हो गया स्टार्टिंग इंट्रो। नेक्स्ट क्लासों में हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका का अर्थ, परिभाषा और कार्य। कार्यपालिका का अर्थ, परिभाषा और कार्य। न्यायपालिका का अर्थ, परिभाषा और कार्य। अगला टॉपिक है इसमें शक्ति पृथक्करण।
का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था। उसने कहा था कि सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंधों के आधार पर ही हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। यानी इसमें उसने कहा है कि सरकार के तीनों अंग, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग क्या है, पृथक पृथक कार्य करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कार्य करते हैं। इसका उदाहरण है ब्रिटेन और भारत। दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। पहली क्या थी, संसदात्मक शासन व्यवस्था। दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक में तीनों अंग मिलकर कार्य करेंगे, जबकि अध्यक्षात्मक में सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग कार्य करेंगे। कोई एक अंग दूसरे अंग के कार्यविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यवस्थापिका अलग से अपना कार्य करेगी, कार्यपालिका संगठन अलग से अपना कार्य करेगा और न्यायपालिका अलग से कार्य करेगा। फिर हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे नारीवाद सुशासन। नारीवाद, ये मेरे ख्याल इस साल आपके सिलेबस से हट गया है। भूमंडलीकरण, सुशासन जैसे नाम से स्पष्ट है, अच्छा शासन, जैसे इसकी तुलना हम लोक कल्याणकारी राज्य से कर सकते हैं। अच्छा शासन जो जनता के हित में हो, जनता के विकास के लिए आवश्यक हो। और उसके अगला टॉपिक है नारीवाद और उससे अगला है भूमंडलीकरण। इसके बारे में डिटेल से हम